हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो घटना चक्र का है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी ए का आपको, यानी मांडा जो है, मांडा वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और दैमाबाद जो है वो आपका कहाँ पर है? दैमाबाद आपका है महाराष्ट्र में। और तीसरा जो है आपका कालीबंगन, कालीबंगा जो है आपका वो है राजस्थान में। और मेहर राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। राखी गढ़ी हरियाणा में। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। उपनिषदों, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है, तो ये दर्शन पर हैं। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी आपकी तंजौर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। दीवान ए रियासत बलबन का ये सही नहीं है। बाकी दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवान अमीर कोही ये मोहम्मद तुगलक का है। दीवान खैरात फिरोज तुगलक का है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। उनका 4 ऑप्शन दिया है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। फिर निम्न कोटों से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में फ्रांसीसी आए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो क्या प्रतीक था ये? कमल और रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में भी आपका सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए आपका इसका जवाब होगा जो है, इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था हरिजन संघ की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1892 में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है विश्व में? एंडीज। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सही बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी सूची वाला है, देखिए इसको देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखना है कौन सा सही है। इसमें बी नंबर है, यानी चौथा का हम नहीं, भाखड़ा का जो है वो सतलज से मिलाएंगे। और बी जो हीरा कुंड है उसको महानदी से मिलाएंगे। और जो है इडुक्की जो है, इडुक्की को पेरियर से मिलाएंगे। और नागार्जुन सागर जो है कृष्णा से मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ए का आपको ए से मिलाना है, अरुणाचल प्रदेश बुमला का।
उसके बाद में आपका है जेलेपा, जेलेपला को आपको मिलाना है हिमाचल प्रदेश से। एक मिनट, जो है जेलेपा को सिक्किम से मिलाना है। उसके बाद में आपका बच रहा है मुलिंगला, मुलिंगला को आपको उत्तराखंड से मिलाना है। और ये से सिपकलीला जो है उसको आपको मिलाना है हिमाचल प्रदेश से। चलिए मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, तो क्या थी इसमें मुख्य रणनीति? ये था उपरोक्त सभी, यानी उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई स्टील संयंत्र एक किस प्रकार का उपक्रम है? तो इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो क्या लोगो है मेक इन इंडिया का? शेर। नेक्स्ट प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो किससे संबंध है इनका? लघु उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब जो है वो तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू, डी। यानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद से रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? उसका सही जवाब होगा 6 महीने तक अधिकतम वो रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा एकात्मक प्रणाली। ये विशेषता नहीं है, बाकी संघीयता भी है, मूलभूत अधिकार भी है और सत्ता का विभाजन भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो आपका सही जवाब जो है वो ठोस है, ठोस से तीव्र गति से निकलती है ध्वनि। अगला है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? तो रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की पत्तियों से प्राप्त होता है, सॉरी फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद पा धनुवन, एक मिनट, पवन का ये नहीं होगा, पा धनुन पो धनुन होगा, ये सही है। पवन का सी नंबर सही है। फिर से देखिए, पवन का जो है संधि विच्छेद सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा सही है? ये नंबर सही, सी। अस्पृश्यता से, बाकी ये अस्पृश्यता लिखे हुए सब गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें क्या अशुद्ध है। तो ये आजीविका जो है ये गलत है, आजीविका होता है। ये हस्तलिखित भी सही है, कुमुदिनी भी सही है, सत्याग्रह भी सही है, लेकिन ये आजीविका जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जो अंतःपुर कहा जाता है। यानी महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अंतःपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान
आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब जो है वो है केरल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस व्हिटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो वो कौन सा है? चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा का नाम था, का निधन हो गया। वो किस घराने से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ये कालका विद्याधीन घराने से संबंधित हैं, कालका विद्याधीन। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? सुजलाम 2.0। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो ए नंबर है, यानी असम जो है वो 36वां राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतरराज्यीय पर पारेषण शुल्क में से छूट मिलेगी? तो इसका सही जवाब जो है वो 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे दी गई है? दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार जो उत्सव है वो आपका मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो सही जवाब है मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो इनका नाम था पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो मैड्रिड जो है वो आपकी स्पेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, यानी राज्यसभा की सीट कितना है? तो आपका सही जवाब है जो 12 सीट है कर्नाटक में संसदीय सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? ये प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि ये PR श्रीजेश को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सही जवाब बताना है इसमें से कौन सा सही है। डी नंबर है सही है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी एवं डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिका के हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट गद्यांश, इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद तब प्रश्नों का जवाब देते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फायदा ही क्या। किसी के कहने को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वह बच्चे ही पाते हैं जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते। वह खामोशियां, वह सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। चलिए अब हम लोग प्रश्न हल करते हैं। गद्यांश पढ़ लिया है हम लोगों ने। प्रश्न है, लेखक के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो बात कहने का तरीका है। अगला प्रश्न है, संवाद तभी सार्थक होता है जब, कब सार्थक होगा संवाद आपका, जब कहने सुनने वाले दोनों सक्रिय हों, जब जो कहता हो और जो सुनता हो दोनों जब सुनेंगे तब संवाद का सही सार्थक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, खामोशी ही बोलने लगती है, इससे अभिप्राय क्या है। तो खामोशी से मतलब क्या अभिप्राय है, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार क्या है, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। लेखक के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से, एक मिनट, लेखिका के अनुसार, इसमें कोई लेखिका ने लिखा है, यानी लेखिका के अनुसार या लेखक के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जो महत्वपूर्ण है वो यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट गद्यांश, इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। बुद्धिजीवी वह है जो विचारों के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ी अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेताओं से थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार में इसलिए कि वह सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्याओं पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं वह उन्हें परिभाषित करे, किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो है उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है, किंतु वह ही काफी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग हैं तो इसलिए कि वह जो हैं उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है, और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। बुद्धि के माध्यम से वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व ही है जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवी को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है।
एक ऐसा व्यक्ति मनीषी की मर्यादा को प्राप्त करता है जिसका विचार तंत्र मनुष्य का समूचा अस्तित्व हो, और ये तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में परिलक्षित कर सकने के योग्य हो। प्रज्ञा वह समझदारी है जहां मनुष्य अपने आत्म में रहकर भी समुचित सृष्टि से, जिसमें चराचर तब सब शामिल है, एक आत्मा स्थापित कर लेता है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य की अवधारणा होती है, तो सत्य की क्या अवधारणा है? सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? तो ये कब जुड़ता है? जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुपरक ज्ञान होता है, तो वस्तुपरक ज्ञान क्या होता है? वस्तु पर आधारित ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं से किस प्रकार अलग है? तो इसका सही जवाब होगा वो तटस्थता पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होता है? तो इसका सही जवाब जो है, जब मनुष्य, सी नंबर, जब मनुष्य चिंतन व्यापक होता है और समस्या चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु से सम्मिलित हो जाती है। यानी जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु से सम्मिलित हो जाता है। चलिए ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।